सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें लगभग 60 प्लस क्वेश्चन हमने ऐड किया है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं यदि वीडियो पसंद आए तो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाले कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है सीवी रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन, वी कृष्णमूर्ति, नेल्सन मंडेला। तो भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाले जो है कि राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यह जगह ऑप्शन नंबर 2 कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर को इग्नोर करिएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। आगे आते हैं, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई योजना कौन सी है? ये बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सिंचाई परियोजना चलाई है, जो कि है गंडक नदी परियोजना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ, मैगिनोट। तो ये जो है कि रेड क्लिफ लाइन, जो रेड क्लिफ थे, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन किया था। तो ये रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। ठीक है, मैकमोहन आप लोग को पता ही होगा कि भारत और चीन के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। और ये डूरंड जो है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है ये। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है, ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, सो आप लोग वन लीनियर के तौर पे याद कीजिए ताकि ये काफ़ी एग्जाम में काफ़ी आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एनी बेसेंट मूलतः कहाँ के नागरिक थी? आपको बताना है कि एनी बेसेंट जो थी, ये जो है कि कहाँ की मूलतः नागरिक थी। तो एनी बेसेंट जो है कि आपके ये ब्रिटिश थी। ये ब्रिटिश जिन्होंने भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ थी एवं भारत के विकास में, भारतीय आंदोलन में बहुत अपना ये महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने निभाया था। तो ये जो ब्रिटिश की थी। ठीक है, ये ब्रिटिश की थी। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधो कानू, ये लोग थे सीधो कानू, जो कि कौन सा विद्रोह से ये जो है संबंधित था? ये 1855 में ये जो है कि संथाल क्रांति हुई थी। हाँ, संथाल क्रांति 1855 हुआ। तो ये लोग इसी विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, सीधो कानू संथाल क्रांति 1855 में जो हुई थी, इससे संबंधित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। तो ये इसी बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नों को पूछने के लिए क्या है भाई? प्रश्नकाल। हाँ, ये नाम से ही पता चल रहा है। ये संसद में जो कि पहला घंटा जो दिया था प्रश्न को पूछने के लिए, तो इसको कहते हैं प्रश्नकाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। काजीरंगा, ये देखिए नेशनल पार्क, आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। आप लोग को ये चीज़ देखना होगा। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? काजीरंगा आप लोग कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि ये असम में स्थित है। इसे जो है कि एक सींग के गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम के काजीरंगा उद्यान में पाया जाता है। असम के काजीरंगा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखिए ये पार्लियामेंट से पूछ दिया, तो ये आप लोग भी कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा और भी। और हम अपने अगले वीडियो में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाले हैं।
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो कार्यकारिणी जो है कि जितने भी मंत्रिपरिषद वगैरह होते हैं, कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री सांसद वगैरह जो है, ये सब आप लोग को एक नज़र जरूर बहुत ही अच्छे से देखना होगा। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो चोल वंश था, जो दक्षिण भारत का चोल वंश था, ये काफ़ी शक्तिशाली वंश था ये इनके। और यहाँ के राजा हुए थे राजेंद्र चोल। कौन होते हैं? राजेंद्र चोल। और ये चोल शासक काफ़ी जो है ताकतवर शासक होते थे। तो इन्होंने ही समुद्री मार्गों से बंगाल की खाड़ी को पार किया इन्होंने, और वहाँ पे जो है कि कब्जा किया। आते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये एडोल्फ हिटलर, ये कुछ विश्व इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखते हैं, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप, थोड़ा इसको और बड़ा कर दिया जाता है, तो इसको और बड़ा करते हैं। तो देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो आप सभी को पता होगा कि एडोल्फ हिटलर जो थे ये जर्मनी के तानाशाह थे। तो और इन्होंने अपनी आत्मकथा मीन कैंप जो है किस भाषा में लिखी थी? जर्मनी में लिखी थी। ठीक है, क्योंकि ये जर्मन के थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जर्मनी में ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो अभी बहुत सारी जगहों पर अभी भी खुदाइयाँ चलती ही रहती हैं समय समय पे, लेकिन ये जो है कि चिरांद ये जो जगह है, चिरांद में ये जो है कि चलिए बिहार का सारण जिला पड़ता है, बिहार में सारण जिला है, और वहीं पे चिराद गांव है, एक छोटा सा गांव है चिराद नाम का। तो ये जो है कि नव प्रस्तर युग के, ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अजमेर का नाम सूफी संत किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, आप लोग को पता होगा कई सारे सूफी संत हुए, अनेकों कालों में अनेकों सूफी संत हुए। तो ये अजमेर जो है कि राजस्थान में स्थित जो अजमेर है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका पूरा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से सफ़ेद क्रांति का जनक सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा कि ये दूध से संबंधित है सफ़ेद क्रांति। तो इसके जो जनक कहे जाते हैं वो वर्गीज कुरियन, इनका पूरा नाम है वर्गीज कुरियन। ठीक है, इनका पूरा नाम है वर्गीज कुरियन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? देखिए, भूगोल से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार जो ग्रह होता है, ये शुक्र ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपको शुक्र ग्रह के बारे में कुछ और चीज़ें बता दें तो इसे सुबह का तारा भी कहते हैं, या भोर का तारा, या शाम का तारा, सांझ का तारा, दोनों बात एक ही है। और इसके व्यास की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये इसका व्यास तो पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसा पूछ देता तो याद रखिएगा कि 12,012, ठीक है, इतना किलोमीटर इसका व्यास है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? क्योंकि सरकार के कई सारे अंग होते हैं, तो इनमें जो है कि बहुत सारे विभाग पाए जाते हैं, इनमें क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है, ये पूछा गया है। तो ये विधानसभा सरकार के विभिन्न भागों के कार्यकलापों का अनुमोदन करता है, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो ये जो कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? देखिए, ये बार बार राज्य राजधानी में कुछ ऐसे जो देश हैं उनके राज्य राजधानियाँ कुछ प्रमुख देशों के आप लोग जरूर से याद करिएगा। हेलसिंकी ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? ये जो है फिनलैंड की राजधानी, किसकी राजधानी है? ये जो है फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। तो ये जो है कि यजुर्वेद में, ठीक है, यजुर्वेद में जो है कि कर्मकांड और बलि का वर्णन को बताया गया है। जैसे आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है कि मंत्रों को बताया गया, मंत्रों का संग्रह है। और आपको सामवेद जो है कि म्यूजिक से संबंधित है। और अथर्ववेद आप सभी को पता है कि ये सबसे नया वेद है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन कौन से राज्य में हुआ था। तो ये आपका अपना बिहार राज्य में जो है सर्वप्रथम राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, बिहार में हुआ था राजनीतिक जांच आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील। देखिए आप लोग इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्योंकि इसमें मीठा पानी, खारा पानी और बड़ी झील और ताज़ा पानी और 4-5 तरीके के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग सबसे बड़ी झील का नाम पहले याद रखिएगा कि कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर ये सबसे बड़ी झील जो है पाई जाती है, कैस्पियन सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि वीडियो कुछ अधिक ही लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि डूरंड लाइन, देखिए दोस्तों हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया कि डूरंड लाइन जो है कि कहाँ पे स्थित है, कौन कौन से देशों के बीच सीमा साझा करता है या कौन से देशों को बांटता है। डूरंड लाइन जो है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, किसको किसको बांटता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो है डूरंड लाइन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संगठक कौन कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मानव विकास के लिए कुछ संगठक, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होना बहुत ज़रूरी है मानव में, तभी उसका विकास संभव है। तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा या उपर्युक्त सभी। तो ये जो कि सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि देखिए दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन सभी कोई चाहता है, शिक्षा की ज़रूरत होती है, उपभोग करेंगे तभी जीवन दशा भी तभी जीवन भी चलेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है। आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का भी प्रयास किया। जो औरंगजेब का पौत्र थे ये अजीम ने पटना शहर, बिहार की राजधानी जो है पटना शहर को इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा किया इस पर, और इसे जो है द्वितीय दिल्ली यानी दिल्ली की तरफ इसका विकास करने की कोशिश की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है। देखिए ये बिहार पार्लियामेंट्री से संबंधित हम आपको बता दें कि बिहार पार्लियामेंट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे संबंधित जरूर आएंगे। ठीक है, तो बिहार पार्लियामेंट्री राज्यसभा में जो है कि 16 कितने सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन आते हैं। हाँ ये देखिए मुख्यमंत्रियों के क्रम को पूछा गया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सही क्रम से लिखिए। बिहार के मुख्यमंत्री जो है कि देखिए आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले कौन बने यहाँ के, भागवत झा आज़ाद सबसे पहले, फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, फिर बने लालू प्रसाद यादव, फिर उनके बाद उनकी पत्नी बनी है श्रीमती राबड़ी देवी, फिर बने नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए इसमें 3 ऐसे युग्म बताए गए हैं कि कौन से शहर में कौन से राज्य में ये उद्योग चलते हैं, 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो उसमें बताना है कौन सा युग्म सही है। ठीक है, ये दुर्गापुर असम में तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बोकारो बिहार में नहीं, और ये राउरकेला कर्नाटक नहीं, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, भिलाई में जो है कि छत्तीसगढ़ में भिलाई जो प्लांट है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है। 74वां संशोधन अधिनियम पूछा है, 74 अमेंडमेंट
ये 1992 में किस चीज़ से संबंधित है? नगर पालिकाओं से, आपातकालीन प्रावधान से, नागरिकता से या मौलिक कर्तव्य से? तो इसका देखेंगे कि ये जो है कि नगर पालिका 74वां संशोधन में नगर पालिका को ये ऐड किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा किससे संबंधित है ये? नगर पालिका से, ठीक है? नगर पालिका का प्रावधान दिया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा मुख्य रूप से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? ये जो त्यौहार आता है ये जीवती जीवती नाम से जो है कि पूछा जाता है, ये होता है आपका महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का व्रत है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये है अकबर। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की ये जो है कि लगभग 1582 में। किस में शुरू की? कौन से ईयर में शुरू किया इसने? 1582 में, ठीक है? याद रखिएगा 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हुआ था, कुछ ही वर्षों बाद बहुत सारे विरोध होने लगे इसके, अकबर के राज दरबारियों द्वारा ही इनका विरोध होने लगा, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बड़ा करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो ये आप सभी को पता होगा कि तीसरे आंग्ल युद्ध जो कि अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा गया था, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और ये जो ब्रिटिश जीत गए थे। तो इस समय इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत किसने किया? तो ये जो है, चूँकि ये तृतीय मैसूर युद्ध काफ़ी निर्णायक युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कि इसकी करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश। देखिए ये वंशों से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? आप सभी को पता है कि नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। किसको हराकर? मौर्य वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की शुरुआत किया गया था। नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की पहली महिला राज्यपाल। देखिए ये काफ़ी थोड़ा डीपली क्वेश्चन है क्योंकि गोवा की पहली महिला राज्यपाल को पूछ दिया है। तो आइए देखते हैं, गोवा की पहली महिला राज्यपाल जो है कि मृदुला सिन्हा। कौन थी? मृदुला सिन्हा थी, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा इसको, मृदुला सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है। कौन से राज्य में जो है महामघम मनाया जाता है? महामघम एक त्यौहार है जो कि 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इसको तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़रा बड़ा करते हैं। निम्न में से किस तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सांविधिक चल निधि अनुपात, ठीक है? इसको आप समझेगा, सांविधिक चल निधि अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई और कब की गई, ठीक है? तो लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं हम लोग। ये लॉर्ड रिपन जो है कि ये वायसराय था भारत का अंग्रेजों के उसमें। तो इसने हंटर कमीशन, हंटर आयोग की स्थापना की 1882 में। किसमें की? 1882 में इसने स्थापना की हंटर आयोग की। और इसमें इस बात पे जोर दिया गया कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। किस पे? शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाएगा? शिक्षा पे। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा, वो भी प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन आते हैं, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? वर्णांध, ये जेनेटिक्स भी होती है, ये जेनेटिक्स बीमार आनुवंशिकता के तौर पे ये बीमारियाँ होती हैं। तो वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? वर्णांध व्यक्ति जो हैं लाल और हरा,
लाल और हरा में ये लोग को किसी भी प्रकार का अंतर नहीं कर सकते हैं, लाल और हरा कलर में। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट जरा इसको बड़ा कर लेते हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी या एथलीट जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले बहुत ही तेज दौड़ता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई खिलाड़ी लॉन्ग जंप करता है तो काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है। तो ये किसके लिए? ताकि इसका जड़त्व जो है, इसके जड़त्व को कम किया जा सके। किसको? इसके जड़त्व को थोड़ा कम किया जा सके, काफ़ी हद तक उसमें मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी पाई जाती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। इसमें कौन सी? जब देखिए आप लोग ध्यान देंगे कि किसी भी नींबू को जब भी काट के खाने के सोडे पे डालेंगे, इसको बेकिंग सोडे पे यदि हम डालते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बुलबुला जैसा उत्पन्न होता है। तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है? आप लोग को पता होगा कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आप आप लोगों को बता दें कि न्यूटन ने 3 लॉ दिया था। कौन सा? 3 लॉ न्यूटन ने दिया था, पहला, दूसरा एवं तीसरा। ठीक है, ये 3 लॉ न्यूटन ने दिया था। तो इसमें जो है कि थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जो रॉकेट के नीचे प्रणोद लगा रहता है वो रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और वो रॉकेट को ऊपर की तरफ ढकेलता है, यानी इसे ही कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी इसका न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है और रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आते हैं अगला क्वेश्चन, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन कौन सा होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे को बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सोने के ऊपर कौन सा विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका जो है कि सोने पे कौन सा वो किया जाता है? पोटेशियम आरिसाइनाइड का। किसका किया जाता है? पोटेशियम आरिसाइनाइड का। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जैसे सिरका में एसिटिक पाया जाता है और सिट्रिक पाया जाता है नींबू में, और इसी तरीके से बहुत सारे जो है कि ये एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका में। सिरका, ठीक है, ये जो है सिरका में पाया जाता है। ठीक, ये जो है चींटी में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा ऐसे कौन सा एसिड किस चीज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? आप लोग को पता है ये नीचे क्यों नहीं गिरता है? ये जो है इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि उस समय वेग इसका जो है, क्या ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्धक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो ये जो कि ईल मछली में, ठीक है, किस में पाया जाता है? ईल मछली में ये पाया जाता है। ठीक, किस में पाया जाता है? ईल मछली में। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ठीक है, मान लीजिए ये एक परमाणु है, आप सबको पता है उसमें नाभिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर 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 चक्कर करता है। ठीक है, बाहर बाहर ये चक्कर करता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और अंदर नाभिक में क्या क्या पाया जाते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगों के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रोटॉनिक संख्या क्या है? प्रोटॉनिक संख्या दी गई है 19 और न्यूट्रॉन कितने दिए गए हैं? 20। ये टोटल मिलकर हो जाएगा 39। ठीक, तो ये हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? पानी में जो है अस्थायी कठोरता होता है, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका फार्मूला? CaOH2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये पूछा है, देखिए बिहार पुलिस में मैथ्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन लगभग 10 क्वेश्चन का ये उन्होंने बोला कि 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा? देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया है? ये बराबर दिया है 864। एक मिनट, ये जो है दिया है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा ताकि जगह ज़्यादा मिल जाए। इधर 6a²। ठीक है, 6a² की वैल्यू क्या दिया है? 864। ठीक है, 864 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसकी भुजा निकाल लेते हैं पहले। तो ये हम लोग यदि भुजा इसका निकालेंगे तो a² की वैल्यू, ये 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 864 को, 6 कम 6, 2 बचा, 6 चौके 24, 2 बचा, 6 चौके 24, यानी a² की वैल्यू आएगी 144, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12। ये इसका वर्गमूल हो गया 12। ठीक है, 144 12 का वर्गमूल होता है, तो ये इसकी आगे भुजा कितनी आ गई घन की? 12। और हम लोग इसका घन का आयतन कितना होता है? इसका आयतन बराबर होता है, फार्मूला होता है आयतन बराबर a³, यानी भुजा का क्यूब, भुजा की घात 3। ठीक है, तो a³ क्या है? 12। 12 का क्यूब कितना होगा? 12 का क्यूब कितना होगा? 1728। ठीक है, 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछ रहा है कि बद्री को, ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, बद्री को अपना स्कूटर 17,000 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 18% लाभ अर्जित करने के लिए उसे यह स्कूटर किस मूल्य पर बेचना होगा? आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि जगह प्रॉपर मिल जाए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 15% की हानि होती है। ठीक है, 15% की हानि होती है, यानी कि यदि ये 15% की हानि होती है और इसको 18% लाभ भी अर्जित करना है, तो 15% की हानि यानी कितने में बेचा इसने? 85% में बेचा। किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो ये शुरू में इसको 100% माना जाएगा, लेकिन जब इसको हानि होती है 15% की, तो ये बेचेगा कितना? 85 रुपये में। और ये 85% का मान कितना दिया हुआ है? 1700। अब इसको काट लेते हैं, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17,000 है, ये माफ़ करिएगा, 17,000 है। ये 5 की वैल्यू 1,000, तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 दूना 10, 200। ठीक है, तो ये तो आ गया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। तो इसको हम लोग यदि 100% की यूनिट, 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसका CP आ जाएगा कितना इसका? 100%, यानी कि 20,000 रुपये। ठीक है, तो अब इसको इस क्रय मूल्य पे, इस 20,000 रुपये पे इसको कितना प्रतिशत लाभ अर्जित करना है? 18%। ठीक है, तो 18% यदि हम लोग करना चाहेंगे, इसको दूसरे, ठीक है, 18% को उसको लाभ कमाना है, तो ये 20,000 को 20,000 को कितने में बेचेगा? 118% पे इसको बेचना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको कितने में बेचना पड़ेगा? 118% पे। तो ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब ये 118 में 20 का गुणा करेंगे, 118 में 20 का गुणा करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा जगह बनाते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। 118 में 118 में जो है 20 का गुणा करते हैं, 118 गुणा 20। ठीक है, इसका गुणा करते हैं, 118 का गुणा करते हैं 20 में, तो जो है कि इसका आंसर आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा कि कितना आया है। इसको जो 118 में यदि हम लोग 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 118 गुणे 20,
ठीक है, तो आप लोग ये गुणा करके आप लोग आपस में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये नहीं होगा यहाँ पे, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? एक ऐसी संख्या 3 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी है। तो हमको देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप सभी को पता है 999। ठीक है, 999 सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसको विभाजित करने पर एक शेषफल प्राप्त होता है, यानी 3, 4, 6, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा ये 20 या 60। ठीक है, 60 सबसे कटेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब हम लोग 60 को जो है डिवाइड करेंगे, हम लोग जो है कि 60 को डिवाइड करेंगे, इससे 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 999 को। यदि हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 एकम 60, 9, 9 में से 6 गया 3, 9। ठीक है, ये लास्ट में आपका बचेगा, ये कितना बचा? 39। ठीक है, तो इस 39 में से हम लोग घटाएंगे किसको? 999 में से यदि हम लोग 39 घटा देंगे, 39 यदि हम लोग घटा देंगे तो आएगा कितना? 961। ठीक है, कितना आएगा? 960 आएगा, माफ़ करिएगा, 960 आएगा। 960 आएगा तो उसको हमको एक बचाना है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 961, चूँकि ये पूरी बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 961। ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 961। तो इस 9, 6 और 1, इस तीनों डिजिट को हम लोग जोड़ देते हैं, 9 + 6 + 1, 9, 6, 15, 1, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। उस सभी को पता है लोकसभा के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल किसके दरबारी थे? आप सभी को पता होगा कि ये अकबर के दरबारी थे। तो अबुल फजल ने किस चीज़ की रचना की थी? ये अकबरनामा की इन्होंने रचना की थी। किसकी रचना की थी? अकबरनामा या आईने अकबरी कहते हैं जिसे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अकबरनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वेद काल के दौरान कृषि की जानकारी नहीं थी। ठीक है, किसकी जानकारी नहीं थी? कृषि की जानकारी नहीं थी। ये ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था? किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज जो है 1911 में ग्रहण किया था। ठीक है, 1911, इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये इंग्लिश का है। इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, यही सब बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड। तो फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। डैश आइडल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। ठीक है, तो आइडल मैन के साथ क्या यूज होगा, आप लोग बताइए जरा। आइडल मैन, एन आइडल मैन क्या होगा? एन आइडल मैन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एन आइडल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की है? ढहते विश्वास एक कहानी लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई थी, ये कहानी जो है कि लिया गया है, ये उड़ीसा के जीवन चक्र का, जनजीवन का इसमें चित्रण किया गया है। ये कहानी एक नदी थी, महानदी, एक महानदी थी, इस पर जो है कि बाढ़ आई हुई थी, तो ढहते विश्वास की कहानी में महानदी की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की? महानदी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको बड़ा करते हैं, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे? ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे? ये थे आपके श्यामानंदन सिंह। ख्याल गायन में कौन थे? श्यामानंदन सिंह थे। ठीक है, श्यामानंदन सिंह जो है कि ये एक उच्च कोटि के राज संगीतज्ञ थे, ये श्यामानंदन सिंह। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? ये देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अयादी संधि इसमें नहीं है। इसमें जो है ये यड़ संधि है। कौन सी? यड़ संधि है इसमें। ठीक, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन सा व्यक्ति है? हम लोग देख ही चुके हैं, राधा कृष्णन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञ व्यंजन
किन ध्वनियों के मेल से बनता है? यह व्यंजन जो है ये ज प्लस य से मिलकर ज्ञ बनता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रम सही नहीं है? बताना है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें कौन सा समास है? कर्मनिष्ठ में दिया गया है अधिकरण तत्पुरुष समास, पुरुषोत्तम में बहुव्रीहि समास, अपाद मस्तक में अव्ययी भाव समास, मंदबुद्धि में कर्मधारय तत्पुरुष समास। इसमें बताया गया कौन सा ये क्रम सही नहीं है। तो इसमें जो है कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम में बहुव्रीहि समास नहीं पाया जाता है, पुरुषोत्तम में अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास उसके लिए प्रयोग होता है, वहाँ पे प्रयोग होता है जहाँ पे प्रथम पद द्वितीय पद का कोई के अलावा, प्रथम एवं द्वितीय पद के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्मधारय आप सभी को पता होगा कि कर्मधारय किसी की विशेषता बताता है, वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ये जो है कि पुरुषोत्तम में अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कंस की, देखिए वाक्य शुद्धि की बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कंस की हत्या कृष्ण की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है या नोक पर चलना है। तो इसमें बताना कि कौन सा क्रम अशुद्ध है। कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना, ये तो सही है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, ये भी सही है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा होगा? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, ये नहीं होगा। इसका होगा कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। तो इसका सही वाक्य ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस वाक्य में पर्यायवाचियों का क्रम जो है सही नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अलंकार, आभूषण। अलंकार को क्या कहते हैं? आभूषण कहते हैं, भूषण कहते हैं, गहना कहते हैं। इष्ट को वांछनीय कहते हैं, अभिप्रेत कहते हैं, अभिष्ट कहते हैं। आडंबर को ढोंग, ढकोसला, पाखंड। ये सारे तो सही हैं, ये सारे तो सही है, लेकिन ये आंसू को नयन, तारिका लोचन नहीं कहते हैं। लोचन और नयन जो है आंख के पर्यायवाची होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अंग्रेजी का है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस में, बहुत ज़्यादा कठिन इंग्लिश नहीं आती है। आई हैव टू वॉश क्लोथ, मैं कपड़े धो चुका हूँ, मेरे को शाम में कपड़े धोने हैं। ये तो ऐसे ही वाक्य बहुत ही गलत लग रहा है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने थे, ठीक है। ये देखिए, ये है पास्ट टेंस में, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। आई हैव टू वॉश क्लोथ यानी मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने, आई हैव टू वॉश क्लोथ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला देखते हैं, वाक्य को क्रम से लिखते हैं। ये क्रम से लिखने के लिए भी आता है एक क्वेश्चन हिंदी से। पहला है, सबने अध्यापक को प्रणाम किया। फिर अध्यापक के आते ही, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। इस सारे जितने भी ऑप्शन है, इसको रीअरेंज करना है कि इसका सही अर्थपूर्ण क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही अर्थपूर्ण क्रम होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। क्या क्या होगा? घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। क्या ये फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द गैप्स है विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे, सी के साथ हम सभी जानते हैं इज गोइंग, तो ये लग ही नहीं सकता है, ठीक है। और गोइंग नहीं, गो नहीं, सी के साथ क्या लगेगा? गोज लगेगा, क्योंकि ये एक वचन है, क्या है? सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? गोज। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे लगभग 70 क्वेश्चन रहे। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जो है कि एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यदि कोई गलती होगा तो कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर गलत हमने बता दिया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से सही करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सभी तो चलते हैं दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।